2017 में एक कंपनी के बिजनेस हेड अपने ओनर के ऑफिस में गए एंड उन्होंने कहा कि सर आप मेरे से चाहते क्या हो ये आपको क्लियरली डिसाइड करना होगा। अगर आपने मेरे को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो आपको मुझे उसको निभाने के लिए नेसेसरी फ्रीडम भी देनी होगी। इस दिन के बाद वेद कृष्णा एंड यश पक्का की स्टोरी हमेशा के लिए चेंज हो गई। 1981 में के झुनझुनवाला ने यश पेपर स्टार्ट करी थी। ये कंपनी उस टाइम पे क्राफ्ट पेपर मैन्युफैक्चर करती थी। क्राफ्ट पेपर बगास से बनता है। बगास एक पाउडरी मटेरियल होता है जो शुगर केन को प्रोसेस करने के बाद बचता है। 2001 में वेद कृष्णा जो आज कंपनी के ओनर है उन्होंने ये कंपनी ज्वाइन करी। 2011 से 2012 तक कंपनी ने एक बहुत ही डिफिकल्ट टाइम फेस किया। इनफैक्ट वो बैंक्रप्सी के ब्रिंक पे थी। 2012 में कंपनी ने चक के नाम से कंपोस्टेबल कटलरी लॉन्च करी। 2012 से 2015 तक कुछ रेवेन्यूज तो इंक्रीज हुए बट 15 साल कंपनी में काम करने के बाद भी वेद बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वो कंपनी को प्रोफेशनली रन करना चाहते थे बट वो प्रोफेशनल्स को कंट्रोल देने में बहुत डरते थे। 2015 से 2017 तक वेद ने 5 CEOs चेंज करे। फाइनली 2017 में अपने बिजनेस हेड के साथ एक हीटेड डिस्कशन के बाद उन्होंने अपनी कंपनी प्रोफेशनल्स को पूरी तरीके से रन करने के लिए दे दी एंड खुद एक मैनेजमेंट का रोल अज्यूम कर लिया। इस मूव के बाद कंपनी के रेवेन्यूज जो 170 की रेंज में स्टक थे वो डिसेंट बेस पे ग्रो करने लगे। कंपनी के प्रॉफिट्स भी डिसेंट बेस पे ग्रो करने लगे। बट ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं थी। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि 2018 के बाद वेद कृष्णा कंपनी के लॉन्गर टर्म फोकस पे वर्क करने लगे एंड उन्होंने कंपनी के लॉन्गर टर्म के लिए 3 मेन वर्टिकल्स डिसाइड किए जिस पे वो सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहते थे एंड जिस डायरेक्शन में सबसे ज़्यादा ग्रो करना चाहते थे। पहला था पेपर बैग्स, दूसरा था कंपोस्टेबल कटलरी जो वो चक के नाम से सेल करते थे एंड तीसरा सबसे इंटरेस्टिंग थी फ्लेक्सिबल पैकेजिंग। ये वो पैकेजिंग है जो लेस के पैकेट्स, नमकीन के पैकेट्स, मैगी के पैकेट्स में यूज़ होती है। ये पैकेजिंग करंटली प्लास्टिक से बनती है जो कि नेचर के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। वो इसको कंप्लीटली कंपोस्टेबल मटेरियल से बनाना चाहते थे। आप पिछले 2-3 साल की कंपनी की कोई भी एनुअल रिपोर्ट, कोई भी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन उठा के देख लीजिए, उसमें बहुत क्लियरली कंपनी सिर्फ इन्हीं 3 गोल्स पे फोकस्ड है एंड एक बहुत ही क्लियर विजन के साथ काम कर रही है कि प्लैनेट पे जिन भी प्लास्टिक गुड्स का बर्डन बहुत ज़्यादा है, फूड रिलेटेड इंडस्ट्री में उनके कंपोस्टेबल ऑल्टरनेटिव्स क्रिएट करना है एंड उनको एट स्केल सेल करना है। अब ये तो हो गया कंपनी का बैकग्राउंड। अब ये बात करते हैं कि कंपनी करंटली कैसा कर रही है, इसके ग्रोथ प्लान्स क्या है एंड आने वाले टाइम में इसके स्टॉक का क्या पोटेंशियल। जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस दिन कंपनी का स्टॉक प्राइस 114 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन 436 करोड़ की है एंड कंपनी 11.1 के PE पे ट्रेड कर रही है। कंपनी ने FY22 में 291 करोड़ का टर्नओवर किया था, कि रेवेन्यूज किए थे एंड 55 करोड़ का PBT किया था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में कंपनी ने अगले 4 साल के अपने रेवेन्यू के क्या वो इन्वेस्ट करने वाले हैं एंड उससे वो क्या PBT एक्सपेक्ट करते हैं इसकी गाइडेंस दी हुई है, तो वो देखते हैं। FY23 में कंपनी 200 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रही है, उससे वो 500 करोड़ का टर्नओवर एंड 100 करोड़ का PBT एक्सपेक्ट कर रही है। FY24 में कंपनी 500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट प्लान कर रही है, उससे 700 करोड़ का टर्नओवर एंड 150 करोड़ का PBT एक्सपेक्ट कर रही है। FY25 में कंपनी 1500 करोड़ का टर्नओवर एंड 200 करोड़ का PBT एक्सपेक्ट कर रही है। FY26 में जब कंपनी की ये जो अभी तक इन्वेस्टमेंट्स करी हैं वो स्टेबलाइज हो जाएंगी, तब कंपनी 2500 करोड़ का टर्नओवर एंड 400 करोड़ का PBT एक्सपेक्ट कर रही है। अब ये गाइडेंस जो कंपनी ने दी है, ये जो गोल्स उसने सेट करे हैं, उसने अगर एक्चुअली अचीव कर लिए तो फिर तो ये स्टॉक स्काई रॉकेट कर सकता है, एकदम क्रेजी मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकता है। बट ऑनेस्टली मेरे को नहीं लगता कि ये गोल्स अचीवेबल है। ये बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस गोल्स हैं। बहुत सी कंपनीज इसी तरीके से रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट्स के टारगेट्स देती हैं। आपको उनको बिल्कुल भी एज इट इज ट्रस्ट नहीं करना है। आपको ये देखना है कि कंपनी का अपने गोल्स अचीव करने का, गाइडेंस देने के बाद उन टारगेट्स को अचीव करने का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। आपको देखना है इन गोल्स को अचीव करने के लिए कंपनी ने क्या प्लान सेट किए हैं एंड वो कितने एग्जीक्यूटेबल हैं। उसके बाद मार्केट कंडीशंस वगैरह वगैरह ऐसे बहुत सारे कंडीशंस को देखने के बाद आपको ये प्रेडिक्ट करना है कि ये गोल्स कितने अचीवेबल हैं एंड बेस्ड ऑन दैट प्रिडिक्शन आपको उस स्टॉक को वैल्यू करना है, ये गेस करना है कि आने वाले टाइम में उसकी क्या वैल्यू हो सकती है। तो चलिए देखते हैं कि कंपनी इन गोल्स को अचीव करने के लिए क्या कर रही है। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के यूएस डिवीजन की। कंपनी ने यूएस में एक नई सब्सिडरी फॉर्म करी है जिसके थ्रू वो यूएस में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स, इनोवेशन एंड चक के प्रोडक्ट्स यूएस में सेल करने पे फोकस करेगी। कंपनी ने ऑलरेडी FSC COC सर्टिफिकेशंस ले लिए हैं जो कि उसको अपने प्रोडक्ट्स बाहर सेल करने के लिए नेसेसरी हैं। कंपनी इसी यूएस की सब्सिडरी के थ्रू फंड्स रेज करने का प्लान कर रही है एंड मैनेजमेंट ने कॉल में ये गाइडेंस दी थी कि कंपनी किस कंट्री में अपना नया प्लांट लगाएगी जिससे वो यूएस की डिमांड को फीड करेगी, ये फाइनल करने के एडवांस स्टेजेस में है। अभी कंपनी को यूएस के इस बिजनेस से रेवेन्यूज जनरेट करने में तो टाइम है, बट
अगर कंपनी ये फाइनल कर लेती है कि वो रॉ मटेरियल कहाँ से सोर्स करेगी, प्रोडक्शन किस कंपनी को आउटसोर्स करेगी एंड कुछ क्लाइंट से वो बाइक का लेटर ऑफ इंटेंशन ले आते हैं, तो ये कंपनी के लिए एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव स्टेप होगा। अब बात करते हैं कंपनी की मोल्डेड प्रोडक्ट्स डिवीजन की। इस डिवीजन में कंपनी कंपोस्टेबल कटलरी चक ब्रांड के नेम से सेल करती है। कंपनी इस डिवीजन पे बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड है। FY18 में ये डिवीजन कंपनी के रेवेन्यूज़ का 1% कंस्टिट्यूट करता था। FY21 में ये नंबर इंक्रीज करके 12% हो गया। कंपनी के अकॉर्डिंग चक की डिमांड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड इस डिमांड को मीट आउट करने के लिए कंपनी 3 स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स कर रही है जिसपे वो इस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स करेगी। अब कंपनी का ये डिवीजन अभी तो प्रॉफिटेबल नहीं है एंड कॉनकॉल में बात करके ऐसा लग भी नहीं रहा था कि अगले कुछ क्वार्टर्स में भी ये प्रॉफिटेबल होगा। इनफैक्ट कॉनकॉल में कोई भी ऐसी क्लियर गाइडलाइन नहीं मिली कि कब तक ये डिवीजन प्रॉफिटेबल हो जाएगा। बट कंपनी के जो बिजनेस हेड है मिस्टर सतीश जी, उन्होंने ये गाइडेंस दी है कि कंपनी इस डिवीजन को प्रॉफिटेबल बनाने में बहुत ज़्यादा फोकस्ड है एंड उनकी ये एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले टाइम में वो इस प्रोडक्ट में बेटर प्राइसेस भी कमांड कर पाएंगे एंड प्रोडक्शन साइड को भी एफिशिएंट बना के कॉस्ट कटिंग करके इस डिवीजन को प्रॉफिटेबल भी बना पाएंगे एंड इसमें बेटर मार्जिन्स भी जनरेट कर पाएंगे। अब कंपनी ने इसी डिवीजन में एक और नए प्रोडक्ट की भी बात करी है जो कि डिलीवरी कंटेनर्स हैं। बिकॉज ये प्रोडक्ट देखने नहीं मिला, इसका सिर्फ मेंशन था लास्ट प्रेजेंटेशन में, तो ये मेरा गेस है कि ब्रांड्स और रेस्टोरेंट्स जो होम डिलीवरी करते हैं उसमें ये प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे। ये भी काफ़ी अच्छा साइन होगा अगर ऐसा ही हुआ, बिकॉज ये बड़ा मार्केट है। अब बात करते हैं कंपनी के फ्लेक्सिबल पैकेजिंग डिवीजन के बारे में। ये कंपनी का वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग डिविजन है। बहुत टाइम से इन्वेस्टर्स इसी डिवीजन में अच्छे डेवलपमेंट्स के लिए वेट कर रहे हैं। ये डिवीजन इतना इंटरेस्टिंग इसलिए है बिकॉज इसका मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ा है, ये थोड़ा सा टेक्निकल प्रोडक्ट है तो कॉम्पिटिटर्स के लिए इसमें एंटर करना भी मुश्किल है एंड ये भी होप है कि इन सब रीजंस की वजह से कंपनी इन प्रोडक्ट्स में बेटर मार्जिन भी कमांड कर पाएगी। कंपनी इसी प्रोडक्ट के लिए एक्सपेंशन भी प्लान कर रही है एंड मैनेजमेंट ने लास्ट कॉन कॉल में ये गाइडेंस भी दी है कि कंपनी 2 कंपनीज के साथ टेस्ट बेसिस पे इस प्रोडक्ट को नेक्स्ट मंथ से टेस्ट आउट करना स्टार्ट कर देगी एंड अगले ईयर के एंड तक इस प्रोडक्ट को कंप्लीट कमर्शियली फुल स्केल पे प्रोड्यूस करना भी स्टार्ट कर देगी। अगर आपको इस स्टॉक में इंटरेस्ट आ रहा है तो आपको इस डिवीजन को बहुत ज़्यादा क्लोजली ट्रैक करना चाहिए। हर स्टॉक में अपॉर्चुनिटी के साथ रिस्क भी होते हैं, बट वो डिस्कस करने से पहले इस कंपनी के बारे में कुछ और पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, तो पहले वो देख लेते हैं। रीसेंट क्वार्टर्स में प्रमोटर होल्डिंग इंक्रीज हुई है। प्रमोटर होल्डिंग इंक्रीज होना एक गुड साइन माना जाता है, बट इस केस में प्रमोटर ने ओपन मार्केट से बाइंग नहीं किया है। यश पक्का के अलावा एक कंपनी और थी, यश कंपोस्टेबल। बेसिकली पहले क्या होता था, यश पक्का कंपोस्टेबल कटलरी बनाती थी, वो यश कंपोस्टेबल को सेल करती थी, उसके बाद यश कंपोस्टेबल आगे कस्टमर्स को सेल करते थे। ये सिस्टम इन्वेस्टर्स को कम पसंद आता है बिकॉज ये सिस्टम्स यूजुअली प्रमोटर्स बनाते हैं बदमाशी करने के लिए एंड सब्सिडरी कंपनी के थ्रू पैसे चोरी करने के लिए। बट यश पक्का ने इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए यश कंपोस्टेबल को अब यश पक्का में मर्ज कर दिया है। इसी मर्ज की वजह से प्रमोटर की होल्डिंग इंक्रीज हुई है, बट अब इन दोनों कंपनीज के सारे फाइनेंशियल्स पब्लिक हो गए हैं तो अब इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया। रिसेंटली गवर्नमेंट ने प्लास्टिक बैन कर दिया एंड इससे कंपनी को बहुत बेनिफिट हो रहा है। मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ये प्लास्टिक का बैन कंटिन्यूड रहना चाहिए एंड इसकी वजह से कंपनी की सेल्स में जो मोमेंटम आया है वो भी कंटिन्यूड रहना चाहिए। कंपनी ने कॉन कॉल में ये भी शेयर किया है कि कंपनी के जोमेटो के साथ कुछ डिस्कशंस हुए हैं एंड इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन ऑफ इफ द कंपनी विल वर्क विद जोमेटो, इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ व्हेन द कंपनी विल वर्क विद जोमेटो। बट एट द सेम टाइम सेम कॉन कॉल में कंपनी ने ये भी बोला है कि वो इस डिसीजन में रश नहीं करना चाहते हैं एंड पहले वो खुद को प्रोडक्शन साइड पे इतना सिक्योर एंड स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं कि इस तरीके के किसी भी बड़े टाइप के लिए वो फुली प्रिपेयर्ड हो। कंपनी ने बैंक से कुछ लोन्स लिए थे एंड उन लोन्स के अगेंस्ट प्रमोटर्स ने अपनी 100% स्टेक प्लेज करी हुई थी। इन्वेस्टर्स ने जब कॉन कॉल में समझाया कि ये प्रॉब्लमैटिक है तो मैनेजमेंट ने इस बात को समझा एंड उन शेयर्स को अनप्लेज कराने का प्रोसेस स्टार्ट किया। करंटली अभी 85% स्टेक प्लेज्ड है, बट कॉन कॉल के अकॉर्डिंग अनप्लेज कराना प्रोसेस में एंड वेरी सून ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। कंपनी ने FY23 के लिए 500 करोड़ के टर्नओवर एंड 100 करोड़ के प्रॉफिट की गाइडेंस दी थी। कंपनी ने फर्स्ट क्वार्टर अच्छा तो दिया है बट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं दिया है कि ये टारगेट अचीव कर ही लेगी, इसका एकदम फुल कॉन्फिडेंस आ जाए। बट अगस्त वाली कॉन कॉल में जब इन्वेस्टर्स ने फिर से मैनेजमेंट से पूछा कि क्या वो ये टारगेट अचीव कर पाएंगे, तो मैनेजमेंट ने बोला कि वो कॉन्फिडेंट है कि वो अचीव कर लेंगे एंड अगर नहीं भी कर पाए तो इसको बहुत ही थिन मार्जिन से मिस करेंगे। कंपनी ने बैंगलोर में एक इनोवेशन हब खोला है जो कि नए प्रोडक्ट्स एंड नई पार्टनरशिप्स बिल्ड करने पर काम करेगा। अब बात करते हैं रिस्क की। सबसे पहला रिस्क तो है गाइडेंस का। कोई भी कंपनी जब कम प्रॉमिस करके ज़्यादा डिलीवर करती है तो इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छा लगता है, बट इस कंपनी के केस में पहले भी ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं एंड अभी करंटली भी गोल्स देख के ऐसा लगता है कि ये कंपनी इतना ज़्यादा प्रॉमिस कर देती है कि उनको अचीव करना क्लोज टू इम्पॉसिबल हो जाता है। सेकेंड रिस्क है एक्सपेंशन का। कंपनी के जो यूएस में एक्सपेंशन के प्लान्स है वो अभी सिर्फ कम्युनिकेशन टॉकिंग स्टेज पे है, कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है, तो इस वजह से ये डील्स अगर सी थ्रू नहीं होती हैं तो इनके जो रेवेन्यूज़ के टारगेट्स हैं वो बहुत सिवियरली इफेक्ट हो सकते हैं। अयोध्या में जो एक्सपेंशन का प्लान है वो तो काफ़ी क्लियर है, बट उसमें भी एग्जीक्यूशन का रिस्क हमेशा बना रहता है। थर्ड रिस्क है लेवरेज का। कंपनी के ये जो ग्रोथ प्लान्स हैं
इसको ये कैसे फंड करेगी ये कंप्लीटली क्लियर नहीं है। अगर इनको फंड करने के लिए कंपनी ने बहुत ज़्यादा डेट ले ली तो ये एक मेजर कंसर्न बन सकती है। फोर्थ रिस्क है कंपटीशन का। इवन दो चक ने काफ़ी हद तक खुद को एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड बना लिया है, बट एंड ऑफ द डे कंपोस्टेबल कटलरी एक कमोडिटी प्रोडक्ट है। जैसे ही मार्केट में इस प्रोडक्ट की एक्सेप्टेंस आ जाएगी, बहुत चांसेस हैं कि बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स इस मार्केट में एंटर कर जाएंगे एंड कंपनी के मार्जिन श्रिंक कर जाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपने भी ये कंपनी रिसर्च करी है तो जो भी पॉइंट्स मैंने मिस कर दिए उनको प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा, मैं उनको पिन कर दूंगा ताकि सब लोग उन पॉइंट्स को भी पढ़ सकें। ऑल्सो नेक्स्ट वीडियो किस कंपनी पे बनानी है ये मैंने अभी डिसाइड नहीं किया है, तो अगर आपके पास कोई रिकमेंडेशंस हैं तो वो भी प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।